नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज आप यहाँ इस महफिल में जमा हुए हैं वो एक बावकार इल्मी महफिल है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, पैर मक़दम करता हूँ। आप जानते हैं कि शहीद मौलवी मोहम्मद बाक़र हिंदुस्तान के वाहिद पहले सहाफ़ी हैं जिन्होंने शहादत का दर्जा पाया। इससे पहले जो है इस तरह की कोई मिसाल हमको नहीं मिलती है और उसी हवाले से उनका जो आज 165वां यौम शहादत है, ये महफिल की तकरीब सेरेमनी मुनक़्क़द की गई है, जिसमें हमारे बहुत ही आलिम फादिल, हिंदी के आलिम फादिल, एकेडमिक प्रोफेसर असगर वजाहत साहब यादगारी खुतबा देंगे और हमारे जाने माने सहाफ़ी मासूम मुरादाबादी साहब मौलवी मोहम्मद बाक़र के बारे में तारुफ़ कराएंगे। उन्होंने उन पर एक किताब भी लिखी है जो उर्दू में भी छपी है, हिंदी में भी छपी है। तो मैं सबसे पहले दावत देता हूँ प्रोफेसर असगर वजाहत साहब से। हमारी इस महफिल में हज़रात हैं, नामवर साहब के हज़रात यहाँ मौजूद है। आप जानते हैं कि ज़बान का कोई मतलब नहीं होता, जिस तरह पैसे का कोई मतलब नहीं होता उसी तरह ज़बान का भी कोई मतलब नहीं होता है। और आप ये भी जानते हैं कि आज़ादी से कब्ल जो तहरीक आज़ादी थी, हमारी तहरीक आज़ादी प्रेस कहलाती थी। आज़ादी के बाद ज़ाहिर बात है वो हिस्टोरिकल उसके कुछ रीज़न्स है, कम्युनल पॉलिटिक्स के नतीजे में ज़बान पर उसको एक मज़हब से जोड़ दिया गया। लेकिन आज भी देखते हैं कि हम सब वही ज़बान बोलते हैं, बस नाम उसके मुख्तलिफ हैं। और शहीद बाक़र जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे उस ज़माने में सभी लोग वही ज़बान बोलते थे जो अखबार निकालते थे, दहली उर्दू अखबार। अब मैं दावत देता हूँ मासूम मुरादाबादी को कि वो उनके बारे में उनका तारुफ़ कराएँ, मौलवी बाक़र का तारुफ़ कराएँ। उन्होंने आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर असगर वजाहत साहब, प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट जनाब उमर खान की, जनरल सेक्रेटरी जनाब विनय कुमार जी और तमाम हज़रात, आज का ये दिन बड़ा अहम है इस एतबार से कि हम इस देश के पहले शहीद सहाफ़ी, शहीद पत्रकार मौलवी मोहम्मद बाक़र का शहीदी दिवस मना रहे हैं। आप जानते हैं कि 1857 की जंग में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ मेरठ से बगावत की चिंगारी उठी थी और वो सिपा दिल्ली पहुंची थी और उसने बहादुर शाह जफर के पास आकर के लाल किले में कहा था कि आप हमारी क़यादत कीजिए, और फिर एक हंगामा बरपा हुआ था और अंग्रेज़ों की चूल्हे गिरा दी गई थी। उसकी सब तारीख आपको पता है। मौलवी मोहम्मद बाक़र दरअसल दिल्ली उर्दू अखबार के एडिटर थे। वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, अरबी और फारसी के, और दिल्ली कॉलेज में पढ़ाते भी थे वो। उन्होंने 1836 में एक अखबार शुरू किया, दिल्ली उर्दू अखबार, और वो हफ्तावार अखबार था और उस ज़माने का बड़ा अहम अखबार था और एक भरपूर अखबार था। इस साल एक और अहमियत इस बात की है कि हम उर्दू सहाफ़त के यानी उर्दू जर्नलिज्म के 200 साल कंप्लीट होने का जश्न मना रहे हैं पूरे मुल्क में। आपको ये मालूम है कि उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा 23 मार्च 1822 को कलकत्ता से शुरू हुआ था। कलकत्ता जो तमाम ज़बानों के अखबारात की जन्मभूमि है, और ये अखबार निकालने वाले शख्स का नाम था हरिहर दत्त और इसके एडिटर थे पंडित सदा शुक्ला। उर्दू का पहला अखबार किसी मुसलमान ने नहीं निकाला था, न उसका एडिटर मुसलमान था। आज ये इल्ज़ाम है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, और आप पूरे मुल्क के अंदर जो तक़रीरात मनाई जा रही हैं उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल होने की, इस एतबार से मौलवी मोहम्मद बाक़र को याद करना बड़ी अहमियत का हामिल है। मौलवी मोहम्मद बाक़र का जो किरदार है तहरीक आज़ादी में, वो सिर्फ एक अखबार नवीस का किरदार नहीं है,
बल्कि उन्होंने एक बहादुर शाह जफर के एक मुआविन के और मददगार के और हेल्प करने वाले की हैसियत से जो किरदार अदा किया है वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है। वली मोहम्मद बाकर एक बहुत, जैसे मैंने कहा आपसे, कि बहुत बड़े स्कॉलर थे अरबी और फारसी के, और कई अंग्रेजों को उन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी पढ़ाई थी। लेकिन जब 1857 का मार्का हुआ और उन्होंने उसकी रिपोर्टिंग अपने अखबार में की, डेली उर्दू अखबार में, और खुद अपने हाथ से वो पूरी रिपोर्ट लिखी और उसमें ये लिखा कि किस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी मुतकब्बिर सल्तनत का गुरूर पाश कर दिया है इन सिपाहियों ने, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा मार्का और इतना बड़ा इनकलाब आ सकता है। बात को बहादुर शाह जफर के खिलाफ जो मुकदमा चला उसमें भी ये कहा गया कि ये जो 1857 की बगावत थी, इसमें उर्दू अखबारात और किलाए मुअल्ला के दरमियान एक साजिश कारफरमा थी, और इस पर बाकायदा बहस हुई। उस जमाने के कई अखबारात थे, जो सादिकुल अखबार था, और भी कई अखबारात थे जिनका जिक्र मैंने अपनी किताब में बहुत तफसील से किया है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि उर्दू सहाफत की जो तारीख है इस मुल्क में, वो बड़ी वलवला अंगेज तारीख है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक अखबार था जो 1907 में इलाहाबाद से निकला। इस अखबार का नाम था स्वराज्य, हफ्तावार अखबार था उर्दू का, और इसके एडिटर थे बाबू हरि नारायण सक्सेना। उन्होंने ये अखबार निकाला था, और इस अखबार के 9 एडिटर्स को काला पानी की सजा हुई थी। एक एडिटर आता था, वो एक एडिटोरियल लिखता था और उसको काला पानी भेज दिया जाता था। एक एडिटर ऐसा था कि जिसने 3 एडिटोरियल लिखे और उसको 30 साल की सजा दी गई और काला पानी भेजा गया। इस अखबार में एक मुस्तकिल इश्तिहार छपता था, एक एडवर्टीजमेंट छपता था, जिसमें ये लिखा होता था कि जरूरत है एक एडिटर की जिसकी तनख्वाह जो कि एक रोटी और पानी का एक प्याला हो, जो उसे जेल में अदा की जाएगी। और ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। उस इश्तिहार को पढ़कर के एडिटर अखबार के दफ्तर में आते थे कि हमें ये एडिटरशिप मंजूर है और ये सजा मंजूर है। उस अखबार के जो 9 एडिटर थे, उनकी टोटल सजा 94 साल, 94 ईयर्स। तो ये जो अखबारात की पूरी दास्तान है, अगर आप पढ़ेंगे तो वलवला अंगेज दास्तान है, और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जब वली मोहम्मद बाकर के खिलाफ अंग्रेजों ने ये तय किया कि इनको सजाए मौत देनी है, तो उन्हें फांसी पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि आज ही के दिन 16 सितंबर 1857 को इसी दिल्ली में खूनी दरवाजे के पास उन्हें तोप के दहाने सर के उड़ा दिया गया और उनके जिस्म के चित्र हो। उनकी उम्र 77 ईयर्स थी उस वक्त। 77 साल के एक आदमी से अंग्रेज इतना खौफ खाते थे। तो ये मौलवी मोहम्मद बाकर का किरदार है, और बाकी तफसील तो आपको अजहर वजाज साहब बताएंगे। मैंने इस पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की क्या खूबी है। 2007 में जब जंग आज़ादी, पहली जंग आज़ादी के 150 साल मनाए जा रहे थे, 150 साल कंप्लीट हुए थे, तो इसी प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम हुआ, यहीं इसी डाइस पर, और तमाम प्रेस क्लब के लोग, और ये भरा हुआ था पूरा। तो मैं भी ऑडियंस में मौजूद था। तो मौलवी मोहम्मद बाकर का नाम मैंने पहली बार प्रेस क्लब में सुना कि कितना बड़ा कैरेक्टर था मौलवी मोहम्मद बाकर। उसके बाद ही मैंने इस पर रिसर्च करनी शुरू की और एक पूरी किताब लिखी, और ये क्रेडिट प्रेस क्लब को जाता है कि उसने मुझसे किताब लिखवाई। आज प्रेस क्लब के लोग अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इनकी पूरी टीम। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया, ये मुल्क में कहीं नहीं हो रहा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पूरी दास्तान को पढ़िए और जानिए कि क्या हुआ था। मेरी किताब उर्दू और हिंदी में यहाँ मौजूद है, जो साहब लेना चाहें वो ले सकते हैं बाहर से। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मौका दिया गया, मैं बहुत मशहूर हूँ। इससे एक अंदाजा भी होगा उनकी गुफ्तगू से कि उर्दू सहाफ़त
की जो जारी की गई उसमें गैर मुस्लिमों का कितना बड़ा किरदार है। पहला अखबार खुद जो शाये किया गया है गैर मुस्लिम ने शाये किया, यानी वो ज़बान का, मैंने जैसा इब्तिदा में कहा था कि ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता, ज़बान एक इजहार का वसीला होती है। तो उसी हवाले से उन्होंने कई जो है अखबार का भी तस्करा किया। अब मैं हमारे प्रेस क्लब के जो सदर हैं उमाकांत नखेरा साहब को दावत देता हूं कि वो इजहार करें और ये बताएं कि प्रेस क्लब ने ये जो फैसला किया है, पिछले साल एक रेजोल्यूशन पास किया था कि वो हर साल मौलवी बाकर के नाम पर जो है अवार्ड भी देगी और एक यादगारी खुतबा, एक मेमोरियल लेक्चर का भी इनेकाद करेगी। उसी के एक तो जितने भी हजरात यहाँ पर हैं, आप सबका खैर मकदम स्वागत करता हूँ प्रेस क्लब इंडिया की तरफ से। और सबसे पहले डॉक्टर असगर मयाद साहब जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं देश के, हिंदी के विद्वान हैं और पूरी दुनिया में, दुनिया की भारत में हिंदी और भारतीय भाषा का नाम ले रहा था। कई सालों विदेश में भी रहे, हिंदी में भी रहे, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, हिंदी विभाग की, पत्रकारिता विभाग, और नाटककार के रूप में हिंदी साहित्य की जो सेवा वो कर रहे हैं तमाम वर्षों में। उन सब उनका मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। बड़े शॉर्ट नोटिस पर हम लोग सोच रहे थे कि हम इस कार्यक्रम को बहुत इस बार पूरी तैयारी के साथ करेंगे, लेकिन काफ़ी निजी दिक्कतें और हम लोगों की और दिक्कतें थी, उसकी वजह से हम लोग इसको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी इस बार नहीं कर पाए। मैं आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता दूं कि 2007 में कार्यक्रम हुआ, उसके बाद 14 साल तक कुछ नहीं हुआ और हमारे साथी, बड़े हमारे साथी, जिसमें मैं हमारे जो पिछले टर्म में मैनेजिंग कमेटी के मेंबर थे ये जो आसिफ साहब, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार, और उन्होंने भी ये चीज़ें मुझे याद दिलाई और हम लोगों ने उनके साथ मिलकर के पिछले साल हमने कार्यक्रम किया। और हमने पिछले साल ये ऐलान किया था कि हम लोग बाबर साहब की जो यादें, उनकी जो मेमोरीज हैं, उनको प्रिजर्व करेंगे। वो प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने खुद बाबर साहब के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सुना था। मैंने 5-7 साल पहले, जैसे अभी मौसम जी ने कहा, तो मैंने भी नहीं सुना था। और मुझे जब लगा, मैंने पढ़ाई की, इनकी किताब पढ़ी मैंने, तो मैं सच में बता रहा हूँ कि मेरी आंखों में आंसू कि ऐसे माहौल में आज जो जंग आज़ादी की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी, चाहे वो जर्नलिज्म में थे, चाहे वो साहित्य में थे, चाहे वो सोल्जर थे, कभी इस तरह का दूर दूर तक भी नहीं था कि कोई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये देश के टुकड़े हो गए। पर 1857 में तो पता ही नहीं था कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, कोई भेद ही नहीं था, एक ही लहू में सब कुछ, सब एक साथ लड़ाई करते थे, हिंदू मुसलमान, कोई भेद ही नहीं था। हिंदू की लड़ाई मुसलमान लड़ते थे, मुसलमानों की लड़ाई हिंदू लड़ते थे, और जेलों में साथ रहते, एक ही थाली पे खाते थे, एक ही गिलास में पानी पीते थे। शादी ब्याह गाँव कुटुंब में पता नहीं चलता था कि मुसलमान क्या शादी हो रही है तो हिंदू लोग वहाँ, भेद ही नहीं था। बारात में जाते थे, हमने खुद देखा बारात में जाते थे, हम खुद बारात में गए। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग उन सिंबल्स को, वैल्यूज को प्रेजेंट करें, ये हमारी जिम्मेदारी, ये हम लोगों पर नहीं छोड़ सकते। ये प्रेस क्लब इंडिया, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, इतने बड़े पत्रकार दुनिया की किसी क्लब में नहीं है, जो हमारे 5000 के लिए हमारे मेंबर हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जब देश में, दुनिया में कम्युनिज्म का, सांप्रदायिकता का, जहर फैलाने का, लोगों को बांटने का, ये सब चीज़ें होती हैं, तो फिर लोग प्रेस क्लब की तरफ देखते हैं। और हम पिछले 2 साल से, जब से हमारी बॉडी आई है, ये युवा सिर्फ साहब जी के नेतृत्व में हमने लड़ाई लड़ी, और हम सब लोग एक किस्म से इस जो वैल्यूज हैं जर्नलिज्म के, उनको हम चाह रहे हैं कि साहित्य लेखन के जरिए कम से कम हम लोग तो इकट्ठे हों, हम लोगों के बीच में जो कोई भेदभाव ना हो, तो हम लोग मिल करके आवाज उठाते हैं। चाहे वो किसी भी जर्नलिज्म, देश की आज़ादी, देश की जर्नलिज्म को कोई भी खतरा कहीं भी रहा हो, उस खतरे को हमने डट करके मुकाबला किया पत्रकारों के हितों की आज़ादी के लिए।
पहले भी मुकाबला किया। 2 साल से हमने उस लड़ाई को और तेज करने की कोशिश की। जहाँ भी पत्रकारों के अधिकारों पर, उनके पार्लियामेंट के पासेस को लेकर के रेस्ट्रिक्शन अभी भी लागू है। रेस्ट्रिक्शन अभी भी पीआईबी में चेहरा देख करके पीआईबी एक्रेडिटेशन दिया जा रहा है लोगों को। तो ये जो रिजिम है, इस रिजिम में जिस तरह की चुनौतियाँ पैदा हुई वो हमारे लिए बहुत मुश्किल दौर है। हमने मोहम्मद जुबैर की लड़ाई लड़ी, उनको बेकसूर आदमी को, बेकसूर जर्नलिस्ट को जेल में बंद किया गया। हमने सादिक कप्पन जो केरला के पत्रकार थे उनको जेल में, अभी भी जेल में बंद है। कल मेरे लखनऊ बात हुई, मैं डेली लखनऊ बात हुई, लखनऊ भी जेल में बंद है। अब हालत ये होगी, इतनी शर्मनाक बात हमारे लिए है कि उनको आज तक लखनऊ में जमानती लेने के लिए मुश्किल हो रही है। मैंने कल उनके वकील को बोला कि भाई मैं अपने मकान के कागज लेके रात को ट्रेन पकड़ के मैं लखनऊ पहुंचा, मैं जमानत दूंगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए आपकी जमानत के चक्कर में ये लखनऊ लोकल पुलिस अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि इनको ये चाहिए कि आप लखनऊ के होंगे तो मोटरसाइकिल लेके आदमी आपका एड्रेस वेरिफिकेशन करेगा, फिर वो जा करके तो गाजियाबाद को कोई जाएगा नहीं वेरिफिकेशन करने। तो ये हालत तो मैंने उनको बोला कि कोई नहीं मिलेगा तो मैं रात ट्रेन पकड़ के कल सुबह पहुंचूंगा। तो ये हालत हो रही। तो ये हम किस दुनिया में जी रहे हैं? वो लोग सादिक कप्पन अगर कोई लड़ाई लड़ी, आपकी जो रिजिम है, आपकी जो सत्ता है, वो सत्ता एक बेकसूर लड़की के साथ दुराचार करते हैं, उसको जलाते हैं। और वो लड़के का क्या कसूर है? उस लड़के का कसूर सिर्फ ये है कि वो सारी दुनिया के साथ, दिल्ली के पत्रकारों के साथ, देश दुनिया के पत्रकारों के साथ कवर करने जा रहा है। उसको आरोप लगाया कि साहब आपके यहाँ साहित्य मिला, लिटरेचर मिला। लिटरेचर कोई वो लिटरेचर तो नहीं था कि ब्रिटिशर के ज़माने में देश की जंगी आज़ादी के जिनको काला पानी की सजा मिलता लिटरेचर जा रहे थे। वो लिटरेचर था कि दलित लड़की को इंसाफ, हाथरस की दलित लड़की को, ये था लिटरेचर। उस लिटरेचर के चक्कर में उस पर गोला बारूद रखने, उस पर जो है यूएपीए लगा दिया, क्या क्या उस पर धारा लगा दी ताकि वो जेल में सड़ता है। और आज हालत ये है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन हो गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, 10 दिन हो गए, और कहा कि 3 दिन के अंदर। क्योंकि ये आपने जो लीगल प्रोसेस है, आपका लीगल प्रोसेस इतना कठिन है कि आप जो है कहीं न्याय की उम्मीद नहीं है। तो जब चारों तरफ अंधेरा है तो कौन खड़ा होगा हम लोगों के लिए? तो हम लोग खुद अपने लिए अपनी लड़ाई लड़े, अपनी खुद की लड़ाई लड़े। मैं ये मानता हूँ कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई एकता के साथ ही, यूनिटी के साथ ही मुमकिन है। अदरवाइज लोग बैठे हुए हैं हमको मारने के लिए, पीटने के लिए, हमको जिसको कहते हैं नेस्तनाबूद करने के लिए। तो बाका साहब के जो छतरी है, वो छतरी के नीचे हम लोग इस संकल्प के लिए यहाँ पर आते हैं, इकट्ठे होते हैं कि हम लोगों को कम से कम वो बाकर साहब की जो आत्मा है, जो उसको तोप खाने से उड़ाया होगा, तो कुछ तो हमको झकझोरेगी, कुछ तो हमारी आत्मा जगेगी कि एक आदमी ने अपना 77 साल की बुजुर्ग अवस्था में उनको उड़ा करके इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया था कि उनका कहा कि तुम्हारे जिंदा रहने का अधिकार ही, और जिंदा रहने का अधिकार एक सिंपल होता है कि आपको जहर दे दो, फांसी दे दो, जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था। उनको इतनी क्रूरता के साथ, इतनी क्रूरतम स्थिति में उनको तोप से बांध करके, उस जमाने में फोटोग्राफ में दिखाई जाती किस तरह की तोपें होती थी, तो तोप में बांध के रस्सियों से तब उड़ाया। तो कितना खतरा एक 77 साल के बुजुर्ग आदमी से अंग्रेजों का था, और एक कलम के सिपाही थे, और हम बहुत उनको याद करते हैं तो बहुत चीज़ें दिमाग में आती हैं, बहुत हमारे जज्बात काबू हम नहीं रख पाते। जब मैं बगार साहब को के बारे में सोचता हूँ कि क्या उन्होंने सोचा होगा, उनके आसपास उनके परिवार में किस मेमोरी के साथ उनको याद करते होंगे, कैसे उन्होंने अपने जान दी इस वतन के लिए, इस माटी के लिए उन्होंने जान दी। मैं प्रोफेसर सलीम किदवई साहब, जो रफ़ी अहमद किदवई साहब के परिवार से हैं, उनका स्वागत करूँगा, खैर मकदम करता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला। सभी अहमद साहब जो जाने माने हिस्टोरियन हैं और देश के इस्लामिक हिस्ट्री ICHR के बहुत बड़े अहदे पर वो रहे हैं, और उन्होंने बहुत काम किया। बकार साहब पर भी उन्होंने काम किया। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये सी जो हस्तियाँ हैं, जो इतिहास के बारे में जानती हैं, हमारी जो नौजवान पत्रकारों की पीढ़ी पैदा हो रही है और जो बड़ी हो रही है, उनको तो कोई ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि क्या इस देश में
कैसी कैसी हस्तियाँ हुई, किस किस तरह। तो मैं निवेदन करूँगा सभी साहब से कि वो थोड़ा सा उनके बारे में। बहुत शुक्रिया लकीरा साहब, आपने ज्ञान की बात कही। यहाँ तो ज्ञान के भंडार बैठे हुए हैं। मेरे बड़े भाई असगर मजार साहब, लकीरा साहब, बहुत ही अजीज दोस्त मासूम मुरादाबादी साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, और तकरीबन सभी ज़बानों के सहाफ़ी यहाँ मौजूद हैं। सलीम किदवाई साहब, मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ आप सबको। मेरे बारे में एक बात गलत कह दी गई जो गालिबन मसूद बारी की वजह से हुई कि मैं ICHR में हूँ। मुझे वहाँ से सुबुकदोश हुए 15 साल हो गए, अल्लाह का शुक्र है। इत्तेफाक की बात है कि मौलाना मोहम्मद बाकर की निस्बत से 3 ही प्रोग्राम हुए और मैं उस तीनों प्रोग्राम में शरीक रहा हूँ। जो सबसे पहले मासूम मुरादाबादी ने जिक्र किया 2007 के सेमिनार का, वो मेरे दोस्त अरविंद कुमार सिंह ने बुलाया था और मैं उसमें मौजूद था। वहाँ गालिबन पहली बार मौलाना मोहम्मद बाकर का जिक्र हुआ था। उसके बाद पिछले साल हुआ सेशन आपका एक, वो कोरोना की तकरीबन नज़र हो गया था, बहरहाल जिक्र हुआ था और वहाँ अच्छे फैसले हुए। मुझे बेहद खुशी है, मैं मुबारकबाद देता हूँ प्रेस क्लब को और लकेड़ा साहब को कि उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया और न सिर्फ ये कि आज का मेमोरियल लेक्चर मुनाक़द कराया, बल्कि एक उसके आगे भी मौलाना मोहम्मद बाकर के ताल्लुक से जो चीज़ें हो सकती हैं उनको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। मौलाना मोहम्मद बाकर पर मैंने कोई ज़्यादा काम नहीं किया है, सिर्फ एक 94 में एक अजमेर यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप हो रहा था, ICHR की तरफ से सीरीज़ हो रही थी, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ था। तो वहाँ उस वक्त अजमेर यूनिवर्सिटी के जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड थे वशिष्ठ साहब, जो अभी ICHR के नेशनल फेलो हैं, उन्होंने कहा कि आप भी कुछ कहिए कुछ इसके सिलसिले में। तो मैंने 1857 के बारे में वहाँ पहला मेरा पर्चा मैंने हिंदी में पढ़ा था और 1857 और उर्दू लिटरेचर। उसके बाद मैंने उसको 2000 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का सेशन था कलकत्ता का, उसको अंग्रेजी में रूपांतरण तो नहीं कह सकता लेकिन तकरीबन बेस्ड उसी पेपर पर था, 1857 इको इन उर्दू लिटरेचर। तो उस सिलसिले में मैंने ये मेरी खुशकिस्मती थी कि नेशनल आर्काइव में मुझे वो फाइल मिल गई थी जो प्रोस्क्राइब्ड लिटरेचर के तहत वहाँ अभी भी गालिबन महफूज होगी, लेकिन अब ज़्यादा भरोसा नहीं कि क्या महफूज चीज़ें हैं क्या नहीं है, लेकिन उस वक्त तक थी। ये बात मैं आपसे 1990 की कर रहा हूँ। तो उसी पर बेस करके मुझे वहाँ दिल्ली उर्दू अखबार के कुछ शुमारे मिले थे और मुझे ये लगा कि ये अभी तक हमारी जो उर्दू की दुनिया भी है, हिंदी और अंग्रेजी की तो छोड़ दीजिए, उर्दू की दुनिया भी तकरीबन उससे नावलद थी उस वक्त तक। तो मैंने उस पर थोड़ा सा काम करके पर्चा लिखा था। और अजीब बात है कि हम लोगों को मौलाना मोहम्मद बाकर के बारे में कुछ इल्म ही नहीं था। एक शख्स अपनी जान दे देता है हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर, और वो कोई आज़ादी के मैदान में उन्होंने तलवार नहीं उठाई थी, उन्होंने सिर्फ अपने कलम को ही तलवार बनाया था। और उन्होंने किसी भी स्टेज पर समझौता नहीं किया है। हालांकि उनको बहुत हिंदी में अगर कहूँ प्रलोभन दिए गए। उनके जो अंग्रेज दोस्त थे प्रिंसिपल, उन्होंने उनको बहुत समझाया, उनके घर में भी रहे, लेकिन उस शख्स ने कोई समझौता नहीं किया। मैंने 1857 की तारीख को थोड़ा सा गौर से पढ़ने की कोशिश की है, क्योंकि मैं गलती से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस वक्त 1857 का ICHR को प्रोजेक्ट दिया गया था, उसका इंचार्ज था। तो उसमें मैंने देखा कि बेहद लोगों ने जो उसमें इन्वॉल्व हैं और जिनके नाम आते हैं,
इंक्लूडिंग बहुत ही चर्चित नाम जिन्होंने कहते हैं कि पहली मर्तबा इसे पहली आज़ादी की पहली लड़ाई कहा। ये बात सही है कि सावरकर ने ही आज़ादी की पहली लड़ाई कहा था, लेकिन उन्होंने जा बजा कम से कम मेरी दानिश में 3 मरतबा समझौते किए और माफीनामा लिख कर दिया। इसकी सिर्फ मौलवी मोहम्मद बाकर की एक शख्सियत मुझे अभी तक इसका मुझे कोई अभी तक एक्सेप्शन नहीं मिल रहा कि वो एक वाहिद शख्सियत थी कि जिन्होंने किसी भी स्टेज पर ज़रा सी भी कमज़ोरी नहीं दिखाई। और सो मच सो कि जब उनके अखबार को बंद कर दिया जाने वाला था, जब तहरीक शुरू हुई दिल्ली में मई 1857 से, तो उसका अखबार का नाम किले से निकलने लगा था और उसका नाम किला मोहल्ला हो गया था। ये काफ़ी ये इंफॉर्मेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस पूरे ज़माने में जो मई से लेकर सितंबर तक का दौर गुजरा है, उसमें दिल्ली उर्दू अखबार लाल किले से निकल रहा था। लाल किला उसका बिल्कुल मरकज हो गया था। अखबार जफर भी कहा गया उसको, लेकिन उसका नाम किला मोहल्ला भी आया है। ये सही है। तो मतलब ये सिर्फ मेरे ख्याल से मरकजियत लाने के लिए था, क्योंकि लाल किला उस वक्त हमारी तहरीक का पूरी तरीके से मरकज हो गया था। क्योंकि जो भी चीज़ें तहरीकें उठ रही थी, चाहे वो जामा मस्जिद में फतवा लगाने की तहरीक हो या जो भी चीज़ें थी, उनका मरकज उस वक्त लाल किले था। तो मौलवी मोहम्मद बाकर बराह रास्त मुंसलिक थे उस पूरी तहरीक से, लेकिन कलम से ही लड़ रहे थे। मुझे वो देखने का कुछ इश्यूज इत्तफाक हुआ, तो वो उस वक्त जबकि हिंदुस्तानियों के पास उस वक्त टेलीग्राफ नहीं था। ये बात नोट कर ली जाए कि हमारी जो 1857 की हार है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि अंग्रेज़ों के पास टेलीग्राफ आ गया था और हमारे पास नहीं था, हमारे हिंदुस्तानी सिपाहियों के पास नहीं था। तो मौलवी मोहम्मद बाकर जो अखबार निकाल रहे थे, उनके पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वो सहूलियात नहीं थी कि जो आगे चलकर हुई और जो आजकल आप लोगों को बहुत आसान हो गया है सहाफत का करना। तो उन हालात में वो अगर पलामू की खबरें दे रहे हैं, ग्वालियर की खबरें दे रहे हैं, महाराष्ट्र की खबरें दे रहे हैं, मतलब कोई सूबा ऐसा नहीं था। इवन तमिलनाडु के करीब भी अगर कोई तहरीक हुई है तो मैंने देखा कि उसमें हवाला है, और वो रोज़ बरोज़ की तहरीक का बाकायदा खबर दे रहे हैं। तो हमें उस एतबार से भी कि उस आज से 165 साल पहले अगर कोई शख्स बगैर किसी सरमाए के, बगैर किसी वसाइल के एक इतना अच्छा अखबार निकाल रहा है, इतना मोतबर अखबार निकाल रहा है और इतना उस वक्त की तहरीक को बाकायदा मुंजमद कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सिवाय इसके कि और क्या कहा जा सकता है कि हम लोग थोड़े इस मामले में गैर सेंसिटिव ही रहे हैं अभी तक। अल्लाह करे कि थोड़े और लखेड़ा साहब और मासूम मुरादाबादी साहब जैसे और कुछ लोग हो जाएं और उनके भी समझ में आ जाए। आपने मुझे मौका दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, क्योंकि वो मुझे बड़ी खुशी, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद भी वो आए और वो अस्वस्थ चल रहे थे बीच में। तो मैं चाहूँगा कि वो 2 शब्द बोल दें। एक मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने जो ख्वाब देखा था हम सब ने मिलकर कि प्रेस क्लब जो जर्नलिस्टों का सबसे बड़ा हेवन है, वहाँ 1857 के शहीद सहाफ़ी के सिलसिले में बाज़ाब्ता कुछ सिलसिला शुरू हो। और आज जैसा कि जिक्र किया गया कि 2007 में उनका पहली बार यहाँ नाम लिया गया, लेकिन उसके बाद खामोशी रही। जब पिछले साल प्रोग्राम हो रहा था तो ये सवाल उठा कि उस वक्त भी कहा गया था कि यहाँ प्रोग्राम होगा, अवार्ड दिया जाएगा, ये सिलसिला क्यों नहीं कायम रह सका। तो हमारे
वर्तमान अध्यक्ष लखेरा जी ने कहा कि जब कोई चीज़ मैनेजिंग कमेटी डिसाइड कर लेती है तब वो एक बाइंडिंग हो जाती है। तो इसलिए इस बार हम लोग इसको बाज़ाब्ते मैनेजिंग कमेटी से पास कराएंगे। एक बात ये थी कि पोर्ट्रेट यहाँ लगेगा, दूसरी बात ये थी कि हर साल 16 सितंबर को यौम शहादत में उनको याद किया जाएगा। तीसरी बात थी कि उनका मेमोरियल लेक्चर भी होगा और उसी के साथ साथ अवार्ड का सिलसिला भी होगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे वर्तमान अध्यक्ष जो उस वक्त भी अध्यक्ष थे पिछले साल, और हमारे विनय कुमार जी और पूरी टीम ने जो फैसला किया, हम उसके कृतज्ञ हैं। और ये वो हैसियत जो उनका ड्यू था, आज वो उन्हें मिलना शुरू हो गया है। और मेरे लिए ये यकीनन बड़ी खुशी की बात है कि प्रोफेसर असगर वजाहत साहब, जो इंडियन जर्नलिज्म का एक नुमाया नाम है, वो आज उनसे मेमोरियल लेक्चर का आगाज़ हो रहा है। और ये फर्स्ट मेमोरियल लेक्चर का सिलसिला जारी रहेगा जब तक ये प्रेस क्लब है और हमेशा रहेगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आज रेलिवेंस क्या है मौलवी बाकर का इस दौर में, उस पर मैं अपने से कुछ नहीं कहना चाहता। हमारे लखेरा जी ने जो कहा है, कुछ वाक़यात को कोट करते हुए मैं समझ करती है, तो वो चीज़ें आज हम तक नहीं पहुँचती। आज भी जो चीज़ें हो रही हैं उसको भी जिस तरह से कवर कुछ लोग कर रहे हैं और उनको करने नहीं दिया जा रहा है। तो लखेरा जी ने जो इशू उठाया है, ये बड़ा अहम इशू है, यही रेलिवेंस है बाकर साहब का। और मैं समझता हूँ अगर इस रेलिवेंस को सामने रखते हुए हम प्रोग्राम करते रहें तो हम कामयाब हैं और कामयाब रहेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस स्पॉट रिपोर्टिंग की, स्कूपिंग का जो सिलसिला बाकर साहब ने शुरू किया, इस लिहाज से वो फाउंडर हैं। हम सब की उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। मैं अपनी बात कह करके अपनी बात खत्म करता हूँ। पिछली बार हम लोगों ने हमने क्या किया था कि पिछले साल हमने अवार्ड शुरुआत की थी और उसमें बड़ा योगदान आसिफ साहब ने बड़ा मेहनत की उसके लिए। हमने इस बार क्या किया कि पिछली बार हमने आपके सामने ही पब्लिकली बोल दो कि हमने ज्यूरी नहीं बनाई थी, हमारी कमेटी ने 2 लोगों को अवार्ड दिया था। मेरी ये कोशिश होती है कि एक ज्यूरी से अगर हम चलेंगे तो ज्यूरी की एक सम्मान होगा, एक रिस्पेक्ट होगी। तो इस बार मैं आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आदरणीय असगर साहब जी की लीडरशिप में, उनकी सदारत में हमने एक कमेटी का गठन किया है और जिसमें हम लोग न केवल वकार साहब के नाम पर जो अवार्ड हम देंगे हिंदी और भारतीय भाषा उर्दू, उसके अलावा हमारे पूर्वोत्तर के एक साथी हैं कल्याण गरबा साहब, जिनका कोरोना में डेथ हो गई थी, बड़ा दर्दनाक मौत हो गई थी, उनकी याद में भी हम ये शुरू करने का हमने ऐलान किया था, लेकिन वो अभी शक्ल पूरा ले नहीं पाया। तो हमने क्या किया कि हमने अपने सेक्रेटरी जनरल साहब और हम सब लोग बैठे, हमने कहा कि हम ये करेंगे कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी अवार्ड देंगे उसका एक अम्ब्रेला, एक छत के नीचे एक कमेटी होगी, एक ज्यूरी बनेगी और उस ज्यूरी के प्रक्रिया में है और उसमें असगर साहब से बहुत व्यस्त रहते हैं, घुमक्कड़ है, आज हैदराबाद है, लंदन है, इधर है उधर। लेकिन मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा कि आप इस बार आप इस ज्यूरी का कम से कम 1-2 साल ये दायित्व आप निभाइए, ताकि हम लोग ये परंपरा को आगे ही बढ़ा सकें कि कैसे हम आगे बढ़ा सकें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर असगर वजाहत साहब को। मैंने उमा गांधी हरिद्वार के बगल में आपका गाँव है ऋषिकेश के पास, और यहाँ ये पीछे बड़ा धार्मिक स्थल में ये गंदगी है, यहाँ पर लगी ना कि ये हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, ये वहाँ से फोन करके बोला गया। तो कितना गर्व उनको होता है कि वो गाँव में, देहात में, और पत्रकारिता जर्नलिज्म का जो संकट आज है, उनका ये मानना है कि गाँव में सबसे ज्यादा संकट है। हम लोग तो यहाँ शहर में सुरक्षित है, 100 नंबर फोन कर देंगे, गाँव में कोई 100 नंबर नहीं है, आएगा भी तो 100 दिन बाद आएगा, 100 नंबर वाला कोई आ नहीं। तो ये सिचुएशन तमाम खतरों पर डॉक्टर
डॉक्टर असगर बजाज साहब चिंता करते रहते हैं, सब उनको इतना प्यार करते हैं। मैं बहुत आदर के साथ डॉक्टर असगर बजाज जी का स्वागत करूँगा और धन्यवाद और कृतज्ञ आपका कि आपने एक छोटी सी तस्वीर उठाई उन लोगों से। बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर यह बहुत ज़रूरी है ये कहना कि इस अवार्ड के सिलसिले में जो हम लोगों ने सोचा तो हम लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ एक ऐसे हमारे जर्नलिस्ट दोस्त मारूफ रजा साहब उठ जाइए, ये मौजूद होंगे, तो मैं इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज ये सिलसिला बाज़ाब्ते जुड़ी बन गई है, ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। तो दरअसल हम लोग समय की बहुत कमी है हमारे पास, हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं डॉक्टर सैयद अहमद खान साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूनानी टिब्बी कांग्रेस के, मैं 2 शब्द अगर बोल पाए, बहुत कम समय है, वक्त वाकई बहुत कम है। बस ये है कि एक बहुत बड़ा डिसीजन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लिया, वो काबिल मुबारकबाद हैं। आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे याद किया, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत इज्जत की बात है, बहुत खुशी है मुझे, और मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ नखेड़ा जी की कि छोटी कुर्बानियाँ देने से पहले बड़ी कुर्बानी को याद करना ज़रूरी है। बड़ी कुर्बानी याद की जाती है तो उससे ताकत मिलती है, तो उस ताकत की आज हम सबको दरकार है, उस ताकत की हमें ज़रूरत है। मोहम्मद बाकर साहब की कुर्बानी के सिलसिले में जो कहा गया, उसके साथ साथ कुछ 2-4 बातें और जो इम्पोर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं, उनको शामिल करना चाहिए। देखिए, कुल मिला जुला करके ये बातचीत जो है वो 3 इसके पॉइंट्स हैं, उनके इर्द गिर्द ये बात घूमती है, ये बात चलती है। पहली बात जिसकी तरफ हमारे बहुत से स्पीकर हजरात ने इशारा किया, वो है उर्दू का कंट्रीब्यूशन। उर्दू का कंट्रीब्यूशन नेशनल स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट में, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में जो उर्दू की जो अहमियत रही है, उससे अब लोग वाकिफ नहीं रहे। कैसे रहते अगर बताया जाता तो जाहिर सी बात है कि वो वाकिफियत होती, लेकिन हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद इस मुल्क में उर्दू का क्या हुआ। हम ये भी सब जानते हैं कि उर्दू के रसायन या उर्दू का कंट्रीब्यूशन अगर उर्दू के लोग नहीं करे या कर पाएंगे तो फिर कौन करेगा। और दूसरे मुल्कों को इससे क्या दिलचस्पी हो सकती है कि यहाँ के नेशनल मूवमेंट में उर्दू का क्या रोल रहा है, वो क्यों इसके ऊपर बात करेंगे, क्यों इसके ऊपर काम करेंगे। वो काम हम ही लोगों को करना था, वो काम यही होना था। और उस ज़माने में जो अहमियत थी उर्दू की और जो रोल उर्दू प्ले करती थी, वो बड़ा ज़बरदस्त। हम सब जानते हैं कि सियासत ही में नहीं, जो समाजी तहरीकें चली, उन समाजी तहरीकों में उर्दू का कंट्रीब्यूशन बड़ा ज़बरदस्त था। आर्य समाज का पूरा आंदोलन जो है वो उर्दू ज़बान में चला। जो ख़वातीन के मसाइल हैं, खातून मशरिक़ या और इस किस्म के रिसाले जो हैं वो उर्दू में निकले और वो मूवमेंट जो है उर्दू में चले। शिकागो में हमारे दोस्त हैं प्रोफेसर CM नईम, उर्दू के बहुत बड़े स्कॉलर, वो उन रसायल पे काम कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हैरत होती है ये देखकर कि उस ज़माने में उर्दू के रसायल ने जिन मौज़ूआत को उठाया, जो टॉपिक्स सामने लाए, वो इतने
जदीद और इतने रेलिवेंट हैं कि हैरानी होती है उसको सुन। तो अभी जो काम किया गया मौलवी बाकर साहब के ऊपर, इसे एक बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है, और ये बड़ा पैमाना ऐसा हो कि हिंदी में ज़रूर और इसके अलावा और दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों में उनकी कुर्बानी को याद किया जाए और वो लोगों के सामने आए। बहुत बड़ी बात। दूसरा एक जो पॉइंट है जिसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है वो 1857। ये 1857 को हम जितना याद करते हैं उतना ज़्यादा हम अपने आज के ज़माने को हमें समझने में मदद मिलती। किसी बहुत बड़े हिस्टोरियन ने कहा है कि तारीख हिस्ट्री जो है वो हमारे घर का पता है। अगर हम अपने घर का पता भूल जाएं तो हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम तारीख को सही मानों में नहीं समझ पाए तो हम अपने प्रेजेंट को, हम अपने वर्तमान को भी नहीं समझ सकते। इसलिए हमें तारीख को समझना बहुत ज़रूरी है। और जब हम तारीख को समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि आज जो इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं, आज जो डिफरेंसेस क्रिएट किए जा रहे हैं, तो वो कितने आर्टिफिशियल हैं। और इस मुल्क में उस किस्म का कभी कोई माहौल नहीं था। आज़ादी की लड़ाई 1857 की आज़ादी की लड़ाई जिस तरह लड़ी गई वो बात अपने आप में इतनी अहम है और वो इतनी ज़्यादा मुतासिर करती है जिसका कहना मुहाल। लोगों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी और किस तरह से वो तहरीक आगे बढ़ी। बहुत पहले, तकरीबन 30-35 साल पहले, मैंने इसके ऊपर एक ड्रामा लिखा था। एक ड्रामा है मेरा जिसका उन्वान है, नाम है फिरंगी लौट आए। तो ये 1857 पर है। और उसको लिखते हुए जो चीज़ें मेरे सामने आई वो ये था कि ये दरअसल जो कहा जाता है, अंग्रेज़ कहते हैं कि ये सिपाहियों की बगावत थी, ये फौज की बगावत थी। ऐसा नहीं है, ये अवाम की बगावत थी, ये लोगों की बगावत थी। ये लोगों ने जो है वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसीलिए समाज का हर तबका इसमें शामिल था। यानी आप ये अंदाज़ा लगाइए कि तवाइफ से लेकर के मौलवी तक कितना बड़ा रेंज है। तवाइफ से लेकर मौलवी तक इतने बड़ा रेंज जो है वो इस आज़ादी की लड़ाई में शामिल था। यानी तारीख बताती है हमें कि बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मौलवी भी इस लड़ाई में शामिल थे। और इसी के साथ साथ जो है वो हर लेवल के ऊपर, हद ये है कि तवाइफों के लेवल के ऊपर भी ये आंदोलन जो है वो चल रहा था। तो इसलिए हमें इसकी जो स्टडी है, इसके बारे में जो हमें बातें देखनी है, सामने लानी है, वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जब हम इस कुर्बानी को याद करते हैं, मोहम्मद बाकर साहब की कुर्बानी को याद करते हैं, तो हम उस पूरे सिनेरियो को याद करते हैं, उस पूरे 1857 की ट्रेजेडी, और उस ट्रेजेडी से जो हमें सबक मिलते हैं हम उनको याद करते हैं। तो एक तरह से हम अपने आप को इनर्जाइज करते हैं, हमारे अंदर एक ताकत आती है कि हम लोगों ने जो काम किया है वो एक मिसाल काम था। बाकर साहब की राइटिंग को देखते हुए, जो आपकी किताब के ज़रिए से मुझे थोड़ी हासिल हुई, वो सिर्फ एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार, एक रिपोर्टर नहीं थे। वो एक कमिटेड जर्नलिस्ट थे। उनका कमिटमेंट था और उन्होंने अपने अखबार में कुछ ऐसा भी लिखा है कि जो एक तरह से लोगों को इनर्जाइज करता है, जो लोगों में उत्साह भरता है, जो लोगों के अंदर एक जोश और वलवला पैदा करता है।
जो लोगों को एक डायरेक्शन देता है, जो लोगों को एक दिशा उससे मिलती है। ये भी काम उन्होंने किया और बहुत सलीके से किया, बहुत कायदे से उन्होंने ये काम किया। तो इस तरह से उनकी राइटिंग या उनके ऊपर या और उर्दू के उस ज़माने के जो सहाफ़ी थे उनके ऊपर काम करने का मतलब उस अहद को समझना, और उस अहद को समझने के बाद अपने इस स्ट्रगल को, अपने इस अहद को, अपने इस ज़माने को जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ एक बात और मैं बताऊँ जो मैंने आप ही की किताब से देखी। वाकर साहब की शख्सियत का एक पहलू और था कि वो एक ह्यूमैनिटेरियन पहलू कि एक इंसानियत के नाते इंसान की या उसकी भी जिसकी जान खतरे में है, जो दिल्ली कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे टेलर साहब, उनकी जान को बचाने की कोशिश वाकर साहब ने की, ये जानते हुए कि ये अंग्रेज़ है, ये जानते हुए कि हम इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। लेकिन वो जो इंडिविजुअल वायलेंस है कि भाई किसी आदमी को मार डालना है, किसी आदमी को कत्ल कर देना है और उसका उसकी कोई गलती नहीं है, वो भी एक स्कॉलर है, तो वो उसकी जान बचाने की कोशिश ये साबित करती है कि उनका विज़न कितना बड़ा था। उनका विज़न छोटा नहीं था। उनका विज़न ये था कि इंसानियत बहरहाल ऊपर है, इंसानियत की हिफाजत की जानी चाहिए। तो इस तरह के जो शहीद जर्नलिस्ट हमारे मोहम्मद वाकर साहब हैं, उनकी याद में ये जो किया गया है, उनकी याद में ये प्रोग्राम, ये दरअसल दिखाता है कि प्रेस क्लब हमारी परंपरा, हमारी तारीख, हमारी रवायत और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए की जाने वाली कुर्बानियों के लिए कितना अवेयर, कितना सचेत है, इसको कितनी इसकी वो है। एक तो मसला ये होता है कि गाँव में या छोटे शहरों में लोग एक दूसरे को जानते हैं। जानने वालों लोगों के बीच में किसी को पहचानना और ये कहना कि ये काम आपने किया है, ये बड़ा मुश्किल। जिस आदमी को आप नहीं जानते हैं, जो आपके लिए अनजान है, उसके लिए थोड़ा आसान है। लेकिन एक जर्नलिस्ट जो है वो ये जानता है गांव का या कस्बे का या छोटे शहर का कि मैं जिस आदमी के बारे में जो कुछ लिखने जा रहा हूँ वो मुझे जानता है और मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ और मुझे जानता है। इससे ऊपर उठकर रिपोर्टिंग करना जो है, हक़ाइक़ को सामने लाना, वो काफ़ी मुश्किल काम है, काफ़ी मुश्किल। दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात ये होती है कि चूँकि ऐसी खबरें आमतौर पर जो मुकामी अखबार हैं उन मुकामी अखबारों में छपती हैं। मुकामी अखबारों की जो पहुंच है वो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी पहुंच नहीं होती, और जब उनकी बहुत बड़ी पहुंच नहीं होती तो अखबारों के लिए या जर्नलिस्ट के लिए जो सपोर्ट है वो सपोर्ट भी बड़ी नहीं होती। और सपोर्ट बड़ी न होने की वजह से लिखने वाले के ऊपर ख़तरे जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। लिखने वाले के लिए बहुत ख़तरे बढ़ जाते हैं और उन ख़तरों का सामना करने के लिए वो अकेला रह जाता है। ये हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट के जो ग्रामीण पत्रकारिता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प मिसाल दूँ। 2013 में फैज़ अहमद फैज़ के सेंटेनरी सेलिब्रेशन में मैं गया था लाहौर, मुल्तान गया। तो मुल्तान में मेरे होटल में 11 बजे रात को वहाँ के प्रेस क्लब के सेक्रेटरी आए और उन्होंने कहा कि चलिए प्रेस क्लब ले चलें आपको। तो मैंने कहा भाई रात का 11 बज रहा है, आपका प्रेस क्लब कब तक खुलता है? तो उन्होंने कहा पूरी रात। तो पूरी रात खुला रहता है क्लब? तब तो मैं ज़रूर चलूँगा, क्योंकि ऐसा क्लब कोई देखा नहीं है मैंने।
क्लब जो पूरी रात खुले, गया तो वाकई खुला हुआ था। और मुझे बताया लोगों ने कि देखिए जिस रिपोर्टर या जिस सब एडिटर की ड्यूटी यहाँ रात में ख़त्म होती है वो रात में घर जा नहीं सकता, वो क्लब आ जाता है, क्लब में रहता है। जब सुबह हो जाती है, सूरज निकल आता है, तभी वो घर जाता है। जिनको शाम को या रात में जिनकी ड्यूटी शुरू होती है वो शाम को सूरज डूबने से पहले क्लब आके बैठ जाते हैं और फिर वो क्लब से ही अखबार के दफ्तर जाते हैं। क्यों? उन्होंने कहा कि ये इनके लिए बहुत ख़तरनाक है कि ये किसी दूर दराज इलाके से रात में आए या रात को जाएं, क्योंकि यहाँ इनको सब जानते हैं और जो कुछ ये लिखते हैं वो सब पढ़ते हैं, सबको मालूम होता है ये कौन है, क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं। इसलिए इनके साथ तो जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि छोटे इलाकों में ये रिपोर्टिंग का काम, जर्नलिज्म का काम, पत्रकारिता का काम, ये इसलिए एक मुश्किल होता है कि एक छोटा सर्किल है और कोई प्रोटेक्शन नहीं है किसी तरह का नहीं। हम जानते हैं कि छोटे शहरों में लॉ ऑर्डर सिचुएशन क्या है। लॉ ऑर्डर सिचुएशन ऐसी है कि कोई किसी का एक तरह से पुरसाने हाल नहीं है, कोई किसी का पूछने वाला उस तरह से नहीं। ये सारी बातें जो है इन पत्रकारों को पता होती हैं और उसके बाद वो अपना काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत हिम्मत का काम है। और अगर आप रिपोर्ट्स देखें तो ये पता चलता है कि छोटे शहरों में, कस्बों में पत्रकारों की हत्याएं, पत्रकारों के कत्ल, पत्रकारों के मर्डर ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं किसी बड़े शहर की तुलना में, किसी बड़े शहर के मुकाबले में। तो इसलिए हम लोगों को ध्यान उधर भी देना ज़रूरी है कि हमारे छोटे शहरों की पत्रकारिता कैसी हो रही है। और मुझे यकीन है कि हमारा प्रेस क्लब उधर भी ध्यान देगा। लैंग्वेजेस है, उर्दू है, इन सब भाषाओं को लेकर के प्रेस क्लब इंडिया अपनी सक्रियता को निभाता रहेगा, आगे बढ़ाता रहेगा। और मैं कार्यक्रम की समाप्ति की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने सेक्रेटरी जनरल साहब विजय कुमार जी से निवेदन करूँगी वो धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ। Friends, Managing Committee of the Press Club of India, on behalf of our Managing Committee, I extend my sincere thanks and heartfelt gratitude to Professor Asghar Wajahat, who agreed to our request to deliver this first memorial lecture as we observe 165th martyrdom day of Muhammad Baqir. तो जैसा वकीला जी ने बताया कि शुरुआत हमने एक अपने तरीके से पिछले साल कर दी थी और पिछले साल का फंक्शन काफ़ी सक्सेसफुल रहा, तो उसी से इंस्पिरेशन मिली कि इस बार भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, चाहे हमारी तैयारी उतनी पुख्ता नहीं थी। और जहाँ तक अवार्ड्स की बात है तो आसिफ साहब समय समय पर हम लोगों की खबर लेते रहते थे, तो अवार्ड के लिए हम फिर से शुक्रिया अदा करते हैं प्रोफेसर असगर वजाहत का कि उन्होंने एक जूरी को हेड करने के लिए अपनी रजामंदी दी। और हमारा एक और कमिटमेंट था कि हमारे साथी कल्याण बरुआ नॉर्थ ईस्ट आसाम ट्रिब्यून के ब्यूरो चीफ थे। शायद ये पहला वाक़या था कि दोनों हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी की डेथ कोरोना में हुई। उनकी एक ही बच्ची है अभी अपना, तो बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था। तो उसके लिए भी हमने एक जूरी बनाई थी, मगर क्योंकि बीच में फिर पार्शियल लॉकडाउन हो गया, फंड्स की दिक्कत, और वो हमने रखा था कि नॉर्थ ईस्ट का कोई भी यंग रिपोर्टर और फोटो जर्नलिस्ट, उसके लिए कल्याण बरुआ की मेमोरी में अवार्ड है। तो बाकर साहब के मेमोरी में भी, कल्याण बरुआ की मेमोरी में, और बाकी उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं में भी अगर हम इसमें पहल कर सकें, मैं समझूंगा अगर हमारे पास इतने फंड्स हों, इतने स्पॉन्सरशिप अगर आ जाए तो वी वुड लाइक टू कैरी ऑन विद दिस।
तो वजाहत साहब की अध्यक्षता में जो जूरी रहेगी उसके नीचे हमारी सब कमेटीज़ होंगी और जैसा गाइडेंस उनको मिलेगा और जिस तरह से हमारे पास एंट्रीज आएंगी उनको असेस करके हम फिर चाहेंगे कि इस साल ही हम वो अवार्ड दे सकें, तो हमारा कमिटमेंट थोड़ा सा पुरजोर तरीके से पूरा होगा। और आप सब लोग आए, आपने हिस्सा लिया इसमें मामी बाकर मेमोरियल लेक्चर में। हम समझते हैं अगले साल जो भी मैनेजिंग कमेटी होगी 16 सितंबर को फिर इस कमिटमेंट को ऑनर किया जाएगा। दरअसल अपनी परंपरा, अपनी रवायत और आज हमारे बीच में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट उमाकांत लखेड़ा जी हैं। यहाँ पर एक शहादत दिवस मनाया गया जो 165 साल हो गए हैं मोहम्मद वाकर जी, जिन्होंने जो फर्स्ट जर्नलिस्ट थे, उनका यहाँ पर शहादत दिवस मनाया गया। वो ऐसे बेवाक लिखते थे कि अंग्रेज़ भी उनसे डरते थे और आखिर उनको तोपों से उड़ा दिया गया। तो सर जी, ये शुरुआत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। आज जब से वो गए हैं तब से ही शहादत दिवस मनाना चाहिए था, ताकि जो आने वाली जो हमारी जर्नलिस्ट पीढ़ी है वो कुछ समझ सके, सोच सके। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि जर्नलिज्म रहा नहीं है। तो इसके बारे में आपने कुछ दुखद बात कही भी है कि कहाँ रुक रहा है, क्या आ रहा है, लेकिन फर्स्टली आप बताएं कि ये जो शहादत दिवस है ये कैसे याद आई कि उनका मनाना चाहिए। देखिए, उनके बारे में मैं जब पिछले साल अध्यक्ष बना तो उसके पहले भी 2007 में प्रेस क्लब में प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद लोगों ने हमको, एक दो लोगों ने याद दिलाया कि बाकर साहब, तो मैं बाकर साहब के बारे में सुना ही था मैंने, तो मैंने थोड़ा उनके बारे में जानने की कोशिश की और मैंने ये देखा कि 2007 के बाद 2021 तक चुपचाप बैठे हुए लोग 12 साल तक। तो फिर मैंने कहा कि क्यों न उनकी याद में प्रोग्राम करना चाहिए, और ताकि जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वकार साहब को याद करे और उन्होंने जो कुर्बानी की देश की आज़ादी की खातिर, उसको एक किस्म से आने वाली जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, जनरेशन, जो नई जनरेशन है, उस जनरेशन को ये बताया जाए कि इतने बड़े आज़ादी के जो दीवाने थे, वो आज़ादी के दीवानों ने देश को मुक्त कराने में, आज़ाद कराने में ब्रिटिशर हुकूमत की जो क्रूरता थी, उस क्रूरता के खिलाफ किस तरह से उन्होंने इतना बड़ा जज्बा उनमें पैदा किया कि उन्होंने अपनी लेखनी चला करके और आज़ादी के आंदोलन में इतनी सक्रिय भूमिका, 1857 जिसको आज़ादी की पहली लड़ाई कहा जाता है, उस लड़ाई में उन्होंने जो योगदान दिया, उसकी तो मिसाल नहीं मिलती कि किसी पत्रकार को जिस क्रूरता के साथ में तोप खाने से बांध करके उड़ा दिया गया। ये बहुत ही, मुझे लग रहा है कि बहुत ही दर्दनाक था। और मुझे अफसोस इस बात का है कि आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों का जो योगदान है, मोहम्मद अली बाकर, उनको याद नहीं किया गया, उनको वो सम्मान नहीं दिया गया, उनको उस ढंग से गहराई से याद नहीं किया गया जिसके लिए वो डिजर्व करते थे, जिसके वो काबिल थे, जिसके लिए उनका हक था। तो हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से छोटी सी शुरुआत तो हमने पिछले साल किया है। हम उनकी याद में हर साल प्रोग्राम करेंगे उनके साथ। तो सर जी, इस तरह से हर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो है पूरे देश में, हाँ, हर जगह है, नोएडा में है, अदर स्टेट्स में, वहाँ भी इस तरह की मुहिम छिड़नी चाहिए। मुझे आपको यहाँ से नोटिफिकेशन देना चाहिए आपको। हम इस तरह से उन लोगों के लिए जो जर्नलिज्म है, शहादत दी है, अभी भी हो रही है, अभी भी लोगों को मारा जा रहा है, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं। हाँ जी, देखिए, पत्रकारिता पर खतरा है। हर दौर में अलग अलग तरह का खतरा था। आज़ादी के बाद पहले आज़ादी के पहले खतरा था, आज़ादी के बाद खतरा था। फिर नए नए जब व्यापारिक इंटरेस्ट लोगों के पैदा हुए, तो व्यापारिक इंटरेस्ट में पैदा होने से क्या है कि पत्रकारिता पर खतरा हुआ। जो सच लिखने वाले पत्रकार हैं, सच दिखाने वाले पत्रकार हैं, उस पर खतरा पैदा हुआ। और वो खतरा से एक किस्म से लोगों को सामने कई तरह की चुनौतियाँ हुई हैं, अलग अलग तरह की चुनौतियाँ हुई हैं। तो मुझे लग रहा है कि जब पत्रकारिता पर बहुत ज़्यादा संकट आता है तो एक नया सवेरा आता है, नई रात खुलती है। तो वो जब नई रात खुलती है तो नई पत्रकारिता जन्म लेती है। तो मुझे लग रहा है कि नई पत्रकारिता इन तमाम खतरों में, जो सत्ता के लिए पत्रकारिता हो रही, सत्ता को खुश करने के लिए पत्रकारिता हो रही, उसके बाद भी ऐसी पत्रकारिता जन्म लेगी जो ये दुनिया को एक नए दौर में ले जाएगी। अभी भी आपने जो कहा है, जो PIB एग्रीगेटर जर्नलिस्ट हैं, हाँ, उन पे कुछ प्रतिबंध लग रहे हैं, आपने विवाह की बात कही है सरकार के लिए, तो इस तरह कैसे जो है ये? देखिए, पत्रकारों पर जो प्रतिबंध लगाया गया, सरकार की ये कोशिश होती है कि पत्रकारों का रिस्ट्रिक्शन लिया जाए, उन पर अंकुश लगाया जाए। उनको कहीं जा रहे हैं खबर लेने के लिए, समाचार संकलन के जा रहे हैं, तो उनको वहाँ ना जाने दिया जाए।
तो ताकि सरकार की जो नाकामियां हैं, विफलताएं हैं, उनकी जो स्कीम्स फेल हो गई हैं, उन स्कीम्स के बारे में लोगों को पता नहीं चले। तो ये हर सरकार कोशिश करती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो आज की जो सरकार है, ये सरकार ज़्यादा एक्टिव है कि उनकी अच्छाइयाँ मीडिया दिखाए, और जो मीडिया उनकी आलोचना करे या उनकी विफलताओं को या उनकी नाकामियों को उजागर करे, उसको वो पसंद नहीं करते हैं। और ये एक सिलसिला लगातार पिछले कुछ सालों से चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हम इस दौर में ऐसी उम्मीद करेंगे कि जो पत्रकार हैं, जो सच के साथ खड़े होते हैं, हम उनका साथ दें। तो अवार्ड का भी आपने जूरी इख्तियार कर दी है कि जो ऐसे पत्रकार हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बेवा काम कर रहे हैं, उनके लिए आपने जूरी तैयार कर दी। डॉक्टर असगर बजाज साहब जो स्कॉलर्स हैं, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं, पत्रकार हैं और लेखक हैं, राइटर हैं, नाटककार हैं। वो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, पूरी दुनिया में घूमे हैं। तो हमने उनकी सदारत में, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है जो प्रेस क्लब के अवार्ड्स को बांटने और जो उसके सही पात्र हैं, हकदार हैं, उन लोगों को वो जूरी तय करे कि किसको अवार्ड देना है। तो हमारे पास बीच में संसाधनों की कमी थी, रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास, तो अब हम रिसोर्सेज जुटाएंगे और जो पत्रकार संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन पत्रकारों को आगे बढ़ाएंगे, उनका हौसला जो आज हमारा देश जो है 75वीं वर्षगांठ मना चुका है, आज़ादी का अमृत महोत्सव काल, और 100वां भी मनाएगा। तो उस टाइम तक जो हमारी जर्नलिज्म है वो क्या वो सही तरीके से काम कर पाएगी। और दूसरा, जब 1857 की बात आती है तो उस टाइम बहुत से लोगों ने शुरुआत की थी, मंगल पांडे जी से भी शुरुआत हुई थी, उनको भी याद किया जा रहा है, सभी को याद किया जा रहा है। तो साथ साथ में जर्नलिस्ट, देश की आज़ादी की जब आप बात करते हैं तो देश में जो सच्चाई है, पत्रकारिता है, उसकी भी बात करनी पड़ेगी। जर्नलिज्म अगर कोई डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी बिना जर्नलिज्म के जिंदा नहीं रह सकती है। तो मुझे लग रहा है कि हम ऐसी एक शुरुआत करेंगे जिसमें एक चर्चा हो, एक बहस हो, और उस बहस से जो आने वाली जो हमारे पत्रकार हैं, वो पत्रकार प्रेरित हों और उस हौसले के साथ वो आगे बढ़ाएं, ऐसा मैं मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच प्रोफेसर असगर वजाहत जी हैं, जिन्होंने मोहम्मद बाकर के ऊपर एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, जो पहले जर्नलिस्ट थे, और उनकी शहादत दिवस जो है 165वां मनाया जा रहा है, हर साल भी मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत बहुत पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि सबसे जर्नलिज्म में सबसे बड़ी कुर्बानी सबसे पहले उन्होंने दी थी। 1857 की बात आती है तो 1857 में मंगल पांडे जी, झांसी की रानी, इस तरह से बहुत सी कुर्बानियाँ लोगों ने अपने अपने तरीके से दी है देश को आज़ाद कराने के लिए। उन्होंने अपनी कलम के आधार पर दी है। तो सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस तरह से शुरुआत की है, तो आपने उनके ऊपर एक बुक लिखी है, तो 2 शब्द क्या कहने चाहेंगे जो आने वाली हमारी जर्नलिस्ट हैं, जो अभी आगे देश को संभालेंगे, सच्चाई को आगे लाएंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों को, अपने उनके काम को याद करना और उनको महत्व देना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी परंपरा को नहीं जानेंगे और ये नहीं जानेंगे कि आपके देश में लोगों ने स्वतंत्रता के लिए क्या संघर्ष किया है, किस प्रकार से उसको प्राप्त किया है, तब तक भविष्य में आगे बढ़ पाना कठिन होगा। इसलिए भविष्य में जाने से पहले, भविष्य में जाने के लिए आपको अपने इतिहास को जानना ज़रूरी है, और ये आप पुस्तकों से पढ़कर जानकारियाँ एकत्रित कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सार्थक कार्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच मुरादाबादी जी हैं। यहाँ पर 165वां शहादत दिवस मनाया गया मोहम्मद बाकर जी का, जो पहले जर्नलिस्ट थे। उनको अंग्रेज़ों ने तोपों से उड़ा दिया था। तो बहुत सी कुर्बानियाँ इस देश को आज़ाद कराने के लिए सभी ने दी है, चाहे वो तात्या टोपे जी हो, झांसी की रानी, उन्होंने अपने अपने तरीके अपनाए। बहुत से नाम हैं, शहीद भगत सिंह तक आप नाम ले सकते हैं, कुछ गुमनाम हैं। लेकिन जर्नलिस्ट, वो पहले जर्नलिस्ट थे जिन्होंने अपनी कलम के द्वारा उर्दू अखबार से मैं लिखना शुरू किया, जो अंग्रेज़ों को अच्छा नहीं लगा। मुरादाबादी जी बताएंगे, हम हमारे बीच हैं, कि किस तरह से उन्होंने ये कुर्बानियाँ और भी लोगों ने दी, क्योंकि उसके बाद भी सिलसिला जारी रहा 1947 तक। तो सर जी नमस्कार। तो सर जी, आप जो आने वाली पीढ़ी है इसके लिए भी कुछ मैसेज दें, और उनके बारे में भी थोड़ा बताएं कि किस तरह से उन्होंने जो है देश के लिए काम किया। देखिए, मेरा नाम है मासूम मुरादाबादी और मैं उर्दू का एक पत्रकार हूँ,
और लगभग 40 बरस से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। जी मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर एक किताब लिखी है कि 1857 की जो क्रांति थी जी उसमें उर्दू पत्रकारों ने या उर्दू पत्रकारिता ने क्या कुर्बानियाँ पेश की। जी और इस फील्ड में जो सबसे बड़ा नाम है वो मौलवी मोहम्मद बाकर का है, जिन्हें 1857 की सही रिपोर्टिंग करने के जुर्म में या पादाश में जी। अंग्रेज़ों ने तोप के दहाने पर रख करके उड़ा दिया था। और वो इतने बड़े सहाफ़ी या पत्रकार थे कि उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने सरेंडर नहीं किया, बल्कि डंके की चोट पर और कलम की नोक पर अंग्रेज़ों से लोहा लिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कलम से, यानी कलम की काट से जो लोग तलवार का काम लेते थे कलम से, उनसे अंग्रेज़ कितना डरते थे और उनसे कितना खौफ खाते थे। ये मौलवी मोहम्मद बाकर जो जिन्हें 77 साल की उम्र में अंग्रेज़ों ने तोप के दहाने पर रख के उड़ा दिया, वो अपने दौर के एक बहुत बड़े पत्रकार थे। वो किस तरह से लिखते होंगे कि अंग्रेज सरकार भी डरती थी उनसे? देखिए, हुआ ये था कि जब 1857 की क्रांति हुई तो उन्होंने अपने अखबार में ये लिखा कि इस बात का किसी को गुमान भी नहीं था, वहम भी नहीं था कि चंद मुट्ठी भर जवान आर्मी के जो बागी सिपा के थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ऐसी बगावत की और अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ ऐसा सूर फूंका कि अंग्रेज़ों की चूल्हे हिल गई और उन्हें लगा कि हमारे नीचे से ज़मीन खिसक गई है और थोड़ी सी कसर बाकी रह गई थी अंग्रेज़ साम्राज्य की हुकूमत ख़त्म होने में हिंदुस्तान के अंदर। चंद नौजवान थे और उसका उन्होंने इतना बड़ा बदला लिया कि जो भी उन्हें हाथ आया उसको कत्ल कर दिया, किसी की गर्दन काट दी, किसी को पेड़ पे लटका करके फांसी दे दी, किसी को सजा काली पानी हुआ। किसी को काली पानी भेजा गया। तो इसी में एक मौलवी मोहम्मद बाकर जो दिल्ली उर्दू अखबार के एडिटर थे, जिन्हें 16 सितंबर 1857 को यही दिल्ली में खूनी दरवाजे के करीब तोप के दहाने पर रख के उड़ा दिया गया था। और आप देखिए कि 77 साल का एक बूढ़ा, कहीं खूनी दरवाजा नाम उन्हीं के नाम से तो खूनी नहीं पड़ा? दरवाज़ा तो दरअसल नाम है, बहादुर शाह जफ़र के बेटे और पोतों को वहाँ पर कत्ल किया गया था, उनके नाम पर यह खूनी दरवाज़ा नाम पड़ा और वहाँ पे खून के निशान अब भी मौजूद हैं। इसी तरह से उन्होंने सोचा कि इसी जगह को चुना हाँ, जाए इसी जगह जहाँ तोपों से उनको उड़ाया जाए। तोप से उड़ाया गया। और फिर उसके बाद एक बहादुर शाह जफ़र के नवासे थे मिर्ज़ा बेदार बख्त, उनके साथ भी यही किया गया। उनके जिस्म पे सूअर की चर्बी मल करके उन्हें फांसी दे दी गई। और भी और लोग हैं। देखिए, ये जो आज़ादी की पूरी तहरीक है, एक अखबार था स्वराज्य जिसका मैंने जिक्र किया जी। और वो अखबार बाबू शांतिलाल भटनागर ने निकाला था इलाहाबाद से जी। उसके 9 एडिटर्स को काला पानी की सज़ा दी गई और लगातार 94 साल तक उनको 94 साल टोटल सज़ा मिली उन एडिटर्स को। और उस अखबार में ये एक इश्तिहार छपता था, एडवर्टीज़मेंट, कि ज़रूरत है एक एडिटर की जिसकी तनख्वाह जौ की एक रोटी और पानी का एक प्याला होगी, जो उसे जेल में अदा की जाएगी। और आप ये देखिए कि ये उर्दू के एडिटर थे सारे, और इसमें कोई भी मुसलमान नहीं था। आज ये कहा जाता है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। उर्दू का पहला अखबार हरिहर दत्त ने निकाला कलकत्ता से। उर्दू का पहला एडिटर पंडित सदा सुख था। जी। तो ये एक कंपोजिट कल्चर है। ये अभी बना दिया गया है, लेकिन ये बहुत प्यारी जुबान है बहुत प्यारी और ज़ुबान है। अच्छा बोलने में लगता है। बहुत से ऐसे शब्द हैं, बहुत से शब्द हैं, और हिंदू और मुसलमानों ने जिस तरह से इस मुल्क को सींचा है, इसी तरह ज़बान आज भी यही ऐसे गांव हैं, ऐसी जगह हैं जहां पर हिंदू मुसलमान इकट्ठे रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन कुछ सियासत ज़्यादा जो हैं वो इसको भ्रमित करके यही और मैं- फूट डालो शासन करो वाली वही रणनीति अपना रहे हैं। यही मैं नई जनरेशन से कहना चाहता हूँ। जो लोग पत्रकारिता की फील्ड में आना चाहते हैं, वो इस मुल्क को जोड़ने का काम करें जी जी। और दिमाग में जो लोगों की नफ़रत है, जो घिनौनापन है, उसे दूर करें। क्योंकि इंसान नफ़रत के साथ ज़िंदा नहीं रह सकता। जी। इंसान बुनियादी तौर पे मोहब्बत की तख्लीक है। इसे मोहब्बत करने के लिए पैदा किया गया है, नफ़रत करने के लिए नहीं। यही मेरा पैगाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।